एनआईए को तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट में करीब 3 घंटा 36 मिनट तक चली सुनवाई के बाद एनआईए को तहव्वुर राणा की रिमांड मिल गई। एजेंसी ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा के रिमांड को लेकर करीब 3 घंटे 36 मिनट तक सुनवाई चली। एनआईए ने रात 10:32 पर तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रात 2:08 पर तहव्वुर की रिमांड पर फैसला सुनाया। एनआईए ने कोर्ट से तहव्वुर की 20 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एजेंसी को 18 दिन की रिमांड दी। एनआईए की तरफ से 20 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 18 दिन की रिमांड जो है वो मंजूर की गई है। और सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में एनआईए ने कहा कि मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तहव्वुर राणा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। आतंकी हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की जांच होगी। राणा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रची थी। आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। आतंकी हेडली ने राणा को ईमेल भेजा था। हेडली ने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान के शामिल होने की भी जानकारी दी थी। गुरुवार शाम को तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को लेकर आया स्पेशल विमान लैंड हुआ और एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस साथ में पटियाला हाउस कोर्ट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एनआईए के शिकंजे में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की सबसे नई तस्वीर है। भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा की ये पहली फोटो है। गुरुवार शाम करीब 6:20 पर तहव्वुर राणा को लेकर आया स्पेशल विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम पहले से ही मौजूद थी। भारत में लैंड होते ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया। राणा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 120B, 121, 121A, 302, 468, 471 के साथ ही यूएपीए की धारा 16, 18, 20 भी लगाई गई। गिरफ्तारी के बाद एयरपोर्ट पर ही शाम करीब 7:50 पर तहव्वुर राणा का मेडिकल हुआ। उसके बाद रात करीब 10:08 पर एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से लेकर निकल गई। तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम जब एयरपोर्ट से कोर्ट के लिए निकली तो पूरे रास्ते में कड़ी सुरक्षा थी। सभी रेड लाइट सिग्नल को ग्रीन कर दिया गया था। एनआईए को तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान एनआईए मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड से ये जानने की कोशिश करेगी कि कैसे हमले की साजिश रची गई और इस साजिश में कौन कौन शामिल था। कभी पाकिस्तान आर्मी में रहे तहव्वुर से एनआईए भी जानना चाहती है कि मुंबई अटैक की साजिश में कौन कौन शामिल था। एनआईए तहव्वुर से पूछेगी कि 26/11 के हमले की साजिश की शुरुआत कब से हुई, हमले में आईएसआई का रोल क्या था, उसका हैंडलर कौन था, हमले में पाकिस्तान सरकार और आर्मी से कौन था, लश्कर तैयबा से क्या रिश्ते हैं, उसे क्या मदद की, मुंबई में रेकी का काम किसने दिया, फंड किसने दिया, मुंबई के अलावा और कहां-कहां हमले की प्लानिंग थी। एनआईए जानना चाहती है कि 26/11 की साजिश में मुंबई और देश के दूसरे हिस्से में भी क्या कोई दूसरा मददगार नेटवर्क था। इसीलिए तहव्वुर राणा से सवाल पूछा जाएगा कि भारत के कौन कौन से शहर आईएसआई के निशाने पर थे, भारत में फैले आतंकी नेटवर्क की क्या जानकारी है, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी किसके कहने पर खोली, इमिग्रेशन कंपनी शुरू करने में किस किस ने मदद की थी, भारत आकर कहां कहां गया, किस किस से मिला, मुंबई हमले के वक्त कहां था, हमले के बाद क्या किया, क्या हेडली ने भारत में न्यूक्लियर प्लांट की रेकी की थी। तहव्वुर राणा के भारत की गिरफ्त में आने के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तानी सरकार तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर पल्ला झाड़ रही है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि तहव्वुर के बाद अब दूसरे आतंकियों का भी नंबर आ सकता है। मुंबई में मासूमों का खून बहाने वाले आतंक के डॉक्टर को अब अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन राणा को पालने वाले पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि राणा कनाडा का नागरिक है, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. He did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. कागज पर बेशक तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नागरिक ना हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से उसका रिश्ता क्या है। अब पाकिस्तानी सरकार कागजों का सहारा लेकर तहव्वुर राणा के दाग से अपना दामन बचा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में खलबली है। डर ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर इस किस्म के काम शुरू कर दिए
अगर भारत ने कहा कि जी ये इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था, तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो अनमोल रतन बैठे हुए हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, और उनकी जान को खतरा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने के लिए अब देश में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार के वक्त ही राणा को भारत लाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं बीजेपी राणा के प्रत्यर्पण का पूरा श्रेय मोदी सरकार को दे रही है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भारत के शिकंजे में है। सियासत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के राज में आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सरकार के समय आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए। यूपीए सरकार में 2011 में एनआईए की टीम अमेरिका गई थी। अमेरिका में मुंबई हमले के आरोपी हेडली से पूछताछ हुई थी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने राणा, हेडली और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। नवंबर 2009 में ही कनाडा ने भारत को खुफिया मदद देने की बात कही थी। मोदी सरकार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय ले रही है, लेकिन सच्चाई दावों से कोसों दूर है। विपक्ष के दूसरे नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तहव्वुर राणा फेस्टिवल बना रहे लोग। अगर आप में हिम्मत है तो नीरव मोदी को लाइए, वो मेहुल चोकसी को लाइए, ललित मोदी को लाइए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम वाराणसी को 3,880 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के आनंद धाम भी जाएंगे। पीएम मोदी का ये 50वां वाराणसी दौरा है। पीएम करीब 3 घंटे वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम की अगवानी करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज जाएंगे। मेहंदीगंज में पीएम मोदी की जनसभा होगी। मेहंदीगंज से ही पीएम मोदी वाराणसी को 3,884 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 1,629 करोड़ की लागत से बनी 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2,255 करोड़ की लागत से बनने वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी मेहंदीगंज में बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी देंगे। पीएम वाराणसी से मध्य प्रदेश के अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर में प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम यहां बैसाखी मेले में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी अशोकनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज 2 सियासी दिग्गज अपनी ताकत दिखाएंगे। बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे कन्हैया कुमार आज सीएम आवास घेरने की कोशिश करेंगे, तो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज पटना में बदलाव रैली करने वाले। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के जरिए बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे कन्हैया कुमार आज पटना में हल्ला बोलेंगे। कन्हैया की अगुवाई में आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट और दूसरे कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। बीते 5 साल में पटना में कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। पदयात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, ताकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। दूसरी तरफ आज पटना के गांधी मैदान में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बदलाव रैली है। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को प्रशांत किशोर मुद्दा बना रहे। रैली दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बिहार में बड़ी सियासी ताकत बनने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष देखता हूँ। पिछले 25-30 सालों में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष आपको दिखेगा, करीब करीब हर सीट पर। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। चेन्नई में अमित शाह आज एआईएडीएम के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। गुरुवार रात चेन्नई पहुंचे अमित शाह आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद कमरे में बैठक और चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सूबे के नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनाव पर भी शाह पार्टी के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह की चेन्नई में एआईएडीएमके के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। चंद दिन पहले ही एआईएडीएमके के नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी।
बीजेपी और AIADMK ने 2021 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव अलग अलग गठबंधन में लड़ा था। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां फिर साथ आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज चेन्नई में AIADMK के नेता पलानीस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से देश भर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा और इस अभियान के तहत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में गुरुवार को हुए प्रदर्शन की तरह ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज देश भर में धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। AIMPLB ने इस अभियान में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल होने और शांतिपूर्ण तरीके से नए वक्फ कानून का विरोध करने की अपील की है। आज जुमे के दिन मस्जिदों में नमाज के दौरान लोगों को विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की जाएगी। लोगों में जागृति लाने की कोशिश की जाएगी, तो ये बात बताई जाएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए वक्फ कानून के समर्थन को लेकर जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के दिग्गज नेता गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। वहीं विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। सुल्तानगंज में इदारा शरिया की बैठक में पहुंचे जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हमारा संगठन नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बलियावी ने कहा कि जेडीयू में रहेंगे या नहीं इस पर आगे बात होगी, लेकिन वक्फ कानून का विरोध जरूर करेंगे। बना है इसके खिलाफ संघर्ष होगा। चुनाव में नुकसान हो सकता है, जदयू को कई नेता पार्टी छोड़, अब चुनाव से इसका भी कोई रिश्ता नहीं है। अभी एक ही बात है कि हमको अपना काम कैसे करना है। वहीं आज से शुरू हो रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन का विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर विरोध शांतिपूर्ण है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संसद में तो पास हो गया है, क्योंकि विपक्ष के पास पूरे मेंबर्स नहीं थे, कम थे हम लोग, लेकिन हम अभी भी इसका विरोध करते हैं। वक्फ कानून के विरोध के बीच वक्फ कानून के समर्थक राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि राहुल संसद में मौन क्यों रहे? संसद में बोलोगे नहीं और बाहर मुस्लिम समाज को भड़काओगे। और अब खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तेज बरसात के बाद भारी तादाद में मलबा नीचे आ गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां नंदप्रयाग में बादल फटने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से भारी तादाद में मलबा नीचे गिरा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गईं और तबाही का मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे भारी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची दिखाई दी। बादल फटने की वजह से मलबा नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भी जमा हो गया, जिससे हाईवे बंद हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। वहीं पहाड़ से गिरा मलबा नीचे मौजूद एक दुकान में भी फैल गया, जिससे दुकानदार दहशत में दिख रही हैं। चमोली के नंदप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जल स्तर अचानक बढ़ सकता है। बिहार की नालंदा में कुदरत का कहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए, चारों ओर मातम पसर गया। वहीं नवादा में भी बारिश, आंधी और आसमानी बिजली से कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार के नालंदा में कुदरत ने किस तरह कहर बरपाया है। खास तौर से बिहार शरीफ के इलाके में तेज आंधी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। तेज आंधी में कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए। कुदरती आफत की जद में आकर अलग अलग जगहों पर 18 लोगों की मौत हो गई।
सबसे बड़ा हादसा बिहार शरीफ के नगवा गांव में हुआ, जहां पर खेत में काम कर रहे लोग बारिश से बचने के लिए जिस मंदिर में पहुंचे, वहां दीवार ढहने से 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, मातम पसर गया। बिहार के नवादा में भी कुदरत का कहर बरपा। तेज आंधी बारिश के साथ आसमानी बिजली मौत बनकर लोगों पर टूटी। आसमानी बिजली गिरने से 52 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नवादा में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन में भी अंधेरा छा गया, सड़कों पर पानी भर गया, किसानों की फसल तबाह हो गई, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिहार में बेमौसम बारिश और आंधी के साथ आसमानी बिजली का कहर बरप रहा है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से हड़कंप मचा दिखाई दिया। साथ ही कई जिलों में आसमानी बिजली से लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें 25 लोगों की जान गई। ये डेटा अभी सामने आया है। बिहार में गुरुवार को बेमौसम आंधी बारिश लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गई, जहां पर कई जगहों पर आसमानी बिजली भी लोगों पर मौत बनकर टूटी। गुरुवार को बिहार में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जिलों में हालात अस्त व्यस्त होते दिखाई दिए। किसानों के फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वहीं कई जिलों में आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ती दिखाई दी। बुधवार को बिहार में आसमानी बिजली से 13 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि गुरुवार को कुदरती आफत की वजह से बिहार में 25 लोगों की जान चली गई। आंधी बारिश की वजह से नालंदा में 18 लोगों की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से सीवान में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में भी 1-1 लोगों की जान चली गई। कुदरत के इस कहर की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई है और मृतकों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि लोग खराब मौसम में सतर्क रहें, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी सुझावों का पालन करें। अब आगे बढ़ते हैं। बेमौसम बरसात और आंधी की वजह से यूपी में भारी तबाही मची है। कुदरती आपदा से यूपी में गुरुवार को 22 लोगों की मौत हो गई, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कुदरत ने गुरुवार को जमकर कहर बरपाया। आंधी बारिश और ओले के साथ साथ कई जगहों पर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्राकृतिक आपदा से यूपी में 22 लोगों की मौत हुई। पीड़ितों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 45 पशुओं की जान चली गई, 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बेमौसम बारिश, आंधी और ओले गिरने की वजह से कई जिलों में हालात खराब दिखाई दिए। आसमानी बिजली से आजमगढ़ और फतेहपुर में 3-3 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद, कानपुर और सीतापुर में 2-2 लोगों की मौत हुई। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में 1-1 लोगों की मौत हुई। तेज आंधी तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव में 1-1 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने कुदरती कहर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही पशुओं की मौत के लिए भी मुआवजे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक महिला को गुटखा खाते हुए देख लिया, जिसके बाद उन्होंने महिला को गुटखा नहीं खाने की सलाह दी, वो भी कुछ इस अंदाज में कि अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने पकड़ लिया ना, आज से नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी, आज से निकालो निकालो, नहीं जाने दो, निकालो पीछे इसको फेंको, हाँ आप नहीं करोगी आगे, हाँ चलो लो, चलो इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली, हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो गुटखा खा रही थी। इसके बाद उन्होंने महिला को बुलाया और उसे गुटखे के नुकसान गिनाए। कहा कि गुटखा खाने से बीमारियां होती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।